यह बुलावा उस समय आया है जब पिछले साल तक कनाडा कह रहा था कि भारत को बुलाना डिप्लोमेटिकली रिस्की होगा। ऐसे मंच पर भारत की उपस्थिति, भारत का प्रेजेंस सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ये कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2023 में जब कनाडा के तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया था कि रिश्तों में भारी खटास आ गई थी, आप जानते होंगे, आपको याद होगा। कनाडा की तरफ से की गई ये पहल क्या है, इसके क्या मायने निकलते हैं? ये खबर आई कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। आज एनालिसिस एक बड़ी खबर की, टूटे दिलों के करीब आने की, उम्मीदों की, संभावनाओं की। अगर ऐसा हुआ, कैसा, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत को क्या होगा फायदा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत और कनाडा के रिश्ते के बीच आई दरारों की। क्या संबंध सुधारने के अब करीब आ चुके हैं दोनों देश? G7 समिट के भारत को मिले न्योते से समीकरण जरूर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, आगे बताऊंगा। खालिस्तान पर लगाम लगेगी या फिर वही पुराना खेल चलेगा, इस पर भी गौर किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो पूरा देखें। इससे खबरों की एनालिसिस के साथ दूसरों के विचारों से आप रूबरू जरूर होंगे। एनालिसिस पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए और हाँ, अपनी राय इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। अरे ये तो गजब हो गया भाई। जी हाँ, ये शब्द, अरे ये तो गजब हो गया भाई, हैरानगी से शायद कई लोग यही सोचे होंगे, उनके मुंह से निकले होंगे ये शब्द। भारत की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के मुंह से भी शायद ये शब्द तब निकले होंगे जब ये खबर आई कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए न्योता भेजा है। कनाडा की तरफ से की गई ये पहल क्या है, इसके क्या मायने निकलते हैं? सवाल ये उठता है, क्या भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों में कोई सुधार आ सकता है, आ रहा है? क्या खालिस्तान पर कनाडा अपनी पॉलिसी बदलेगा? और अगर रिश्ते सुधरते हैं तो बाइलैटरल फायदों की लिस्ट जो है कैसी होगी, कितनी लंबी होगी? देखिए, मेरे रिसर्च में बातें जो निकल कर आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर एक लाइन में कहें तो बस यह है कि पलट गया पॉलिटिकल सीन। पलट गया पॉलिटिकल सीन। देखिए, आज से करीब 2 साल पहले 2023 में जब कनाडा के तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट शामिल हो सकते हैं, तब से रिश्तों में भारी खटास आ गई थी, आप जानते होंगे, आपको याद होगा। भारत ने उन आरोपों को बेहुदा और राजनीति से प्रेरित बताया था। इसके बाद तो जैसे डिप्लोमेटिक वार छिड़ गया दोनों के बीच, देश के बीच में। राजनयिक निकालना, वीजा सर्विस बंद कर देना, इंटेलिजेंस सपोर्ट हटा देना, सब कुछ हुआ। जैसी खबरें न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आ रही थी वही आपको याद दिला रहा हूं मैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मैदान में आ चुके हैं और उनके पहले ही डिप्लोमेटिक कदम ने संकेत दे दिया है कि कनाडा अब रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना चाहता है। तो क्या ये नई शुरुआत होगी? सोच रहे हैं ना आप, मैं भी सोच रहा हूं। लेकिन कनाडा ने भारत को G7 समिट का न्योता देने में देरी जरूर की है, देखिए, लेकिन बुलाया है, आखिरकार बुलाया, इनवाइट किया है। मुझे तो लगता है वो जान चुका है कि भारत की अनदेखी इस समय, इस जमाने में, इस वक्त करना मुश्किल है। खैर, न्योते का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर कार्नी को जीत की बधाई दी और मिलने की बेसब्री भी जताई है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ G7 समिट में बुला लिया तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बात होगी, इससे क्या पलट जाएगा, क्या इससे बदल जाएगा? बिल्कुल, बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, संबंध सुधर सकते हैं दोनों देशों के बीच। G7 जैसे मंच पर भारत की उपस्थिति, भारत का प्रेजेंस सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ये कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जानना जरूरी होगा कि G7 में बुलाना क्यों है बहुत बड़ा इशारा। पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, दोनों देशों के बीच के संबंध के लिए बहुत बड़ा इशारा क्यों है? G7 यानी दुनिया के 7 सबसे अमीर और ताकतवर देश,
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और अब उसमें भारत को इनविटेशन मिला है। शायद आप जानते ही होंगे कि हर साल जिस देश के पास मेजबानी होती है G7 की, वो देश जो है मेजबान देश 2 से 3 गेस्ट कंट्री को बुला सकता है, बुलाता है। कनाडा ने इस बार यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया और अब जो है भारत को इनवाइट किया है। और ये बुलावा उस समय आया है, देखिए फिर से दोहराऊंगा, ये बुलावा उस समय आया है जब पिछले साल तक कनाडा कह रहा था कि भारत को बुलाना डिप्लोमेटिकली रिस्की होगा। भारत को बुलाना डिप्लोमेटिकली रिस्की होगा G7 में। तो इस बार बुलाना, और वो भी समिट से सिर्फ 8 दिन पहले, यही दिखाता है मेरी नजर में कि कनाडा की सरकार अब रिश्तों को पटरी पर लाने के मूड में है। आइए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो बहुत अहम है। खालिस्तानी मुद्दे पर अब क्या होगा, यही असली सवाल है। आपके मन में भी उठ रहा होगा, मैंने भी सोचा। सवाल यह है कि क्या कनाडा अब खालिस्तानियों के लिए स्वर्ग बना रहेगा या कुछ सख्ती भी दिखाएगा। देखिए, बीते दिन का इतिहास सबके सामने है कि ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी तत्वों को कहीं ना कहीं फ्री स्पीच के नाम पर खुली छूट दे रखी थी। चाहे वो आतंकी निज्जर की मौत के बाद रैलियां हो या कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा हो, सब कुछ हो रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में सब कुछ हो रहा था। हमने देखी है तस्वीरें, आपने देखी होंगी। लेकिन मार्क कार्नी एक अलग लीग के नेता बताए जा रहे हैं। वो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पुराने खिलाड़ी हैं और कनाडा के बैंक के पुराने गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके लिए भारत के साथ डील करना सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की जरूरत भी है। अगर वो खालिस्तानी मुद्दे पर फर्म स्टैंड लेते हैं, तो भारत फिर से कनाडा के साथ ट्रेड, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स में खोलकर बातचीत करेगा, दिल खोलकर। और कनाडा को भी मिलेगा सबसे बड़ा, कनाडा को क्या मिलेगा? कनाडा को भी मिलेगा सबसे बड़ा मिडिल क्लास कंज्यूमर बेस, 140 करोड़ लोगों का भारत। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर? सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या फायदे हो सकते हैं बायलैटरल? भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार से क्या फायदे हो सकते हैं? चलिए थोड़ा बायलैटरल बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। एनालिसिस के शुरुआत में मैंने कहा भी था कि इस पे हम जरूर ध्यान देंगे। पहले नंबर पे आता है एजुकेशन सेक्टर। देखिए, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, इससे दो राय नहीं है। भारत से लाखों स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, रिश्ते सुधरेंगे तो वीजा प्रोसेस फास्ट होगा, स्कॉलरशिप और PR रूट्स आसान हो सकते हैं। दूसरा, इमिग्रेशन और वर्क वीजा सॉफ्ट होगा, इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय IT, हेल्थ और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की कनाडा में बहुत डिमांड है। अच्छे रिश्ते यानी आसान रेसिडेंसी रूट्स। तीसरी बात, ट्रेड ग्रोथ। भारत कनाडा के बीच 2022-2023 में करीब $10 अरब का व्यापार हुआ था, जो गूगल में मुझे मिला उसके मुताबिक मैं बता रहा। आंकड़े हो सकते ऊपर नीचे होंगे। अगर FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये सीधे 15 से $20 अरब तक जा सकता है। अब चौथा पॉइंट, डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ेगा। खालिस्तानी नेटवर्क पर लगाम तभी लग पाएगी जब दोनों देश इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट में सहयोग बढ़ाएंगे। नए प्रधानमंत्री से ये सारी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, लेकिन एक इनविटेशन के मिलते ही हमें उछलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं उछलना चाहिए? सोचिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला है। एक बात तो साफ है, देखिए, खालिस्तानी लॉबी अभी भी कनाडा के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसको जो है कमजोर करना बहुत कठिन लग रहा है इस समय। तो नजारे बताते हैं। वहां के जो नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भले ही ट्रूडो से ज्यादा समझदार नजर आ रहे हों, ज्यादा समझदार हों, लेकिन उनके ऊपर अभी बहुत प्रेशर होगा। एक तो अपनी लिबरल पार्टी की बेस को मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, और खालिस्तानी वोटर्स को भी नाराज ना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बहुत तगड़ा मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए। खैर, देखते हैं वो क्या करते हैं। इसलिए भारत को फिलहाल बहुत आशावादी होकर दौड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे से एक थिंक टैंक पूरे देश में पड़े हुए हैं भारत सरकार के पास। लेकिन ये मेरा विचार है, मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो इस समय जो है इस इनविटेशन से G7 में शामिल होने के लिए कनाडा ने जो इनविटेशन भेजा है, इस इनविटेशन से हमको तुरंत उछलना नहीं चाहिए, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस अपनानी होगी। चलिए अब आते हैं निचोड़ पर इस एनालिसिस में। निचोड़ क्या निकल कर आ रहा है? मेरी नजर में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नजर में अब गेम जो है कनाडा के पाले में है। G7 का न्योता एक सॉफ्ट सिग्नल है। G7 का न्योता एक सॉफ्ट सिग्नल है कि कनाडा अब चीजें सुधारना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली टेस्ट तब होगा जब कनाडा खालिस्तानियों गतिविधियों को रोक लगाएगा, भारत के खिलाफ पब्लिकली दिए गए पुराने बयानों से खुद को अलग करेगा और डिप्लोमेटिक टेबल पर ठोस बातचीत शुरू करेगा। तब जाकर हम कुछ अच्छा समझ सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। और अगर ये बातें हुई तो यकीन मानिए भारत और कनाडा दोनों को आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक स्तर पर जबरदस्त फायदे होंगे, दोनों को होंगे, बायलैटरल होंगे। पर अगर सिर्फ न्योता देकर पीआर स्टंट किया गया और खालिस्तानियों पर एक्शन नहीं हुआ, तो फिर भारत भी जानता है डिप्लोमेसी की स्टिक से फॉरवर्ड प्लेयर बनने की बजाय डिप्लोमेसी की स्टिक से साथी खिलाड़ी को बॉल पास करके पेनल्टी पुश की कंडीशन कैसे बनानी है भारत जानता है, और कॉर्नर स्ट्रोक से गोल कैसे दागना है यह भी भारत जानता है। भारत खिलाड़ी है, भारत खिलाड़ी है रणनीति, कूटनीति और राजनीति का। आपको क्या लगता है भारत को इनविटेशन कैसे मिला होगा, क्यों मिला होगा? जरूर दीजिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।